नमस्कार, मैं हूँ वैभवी शर्मा। स्वागत है आपका ऋषिकुल फाउंडेशन के पॉडकास्ट सीरीज के एक नए एपिसोड में। आमतौर पर 5 में से एक व्यक्ति मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फेस कर रहा है। ये एक गौर करने वाली बात है। आइए इस बारे में हम गहराई से चर्चा करते हैं स्वामी ऋषि सर के साथ। नमस्कारम सर। नमस्कारम। मेरा पहला सवाल है कि एंजाइटी से ग्रस्त लोगों में क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं? देखिए, सिम्टम्स एंजाइटी के बहुत सारे हैं। सांसों का बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, फास्ट ब्रीदिंग होना, रेस्टलेस हो जाना कम्प्लीटली, शरीर में एक कंपन महसूस करना, थरथराना, स्वेट करना, नकारात्मक विचारों से बहुत ज़्यादा घिरे रहना, पैनिक हो जाना किसी भी चीज़ को लेकर, और एक बंधा हुआ महसूस करना, हेडेक होना, सिर में दर्द होना, ये अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द होना, फंसा हुआ महसूस करना, ये भी महसूस करना कि गले में कुछ फंसा है या पेट में कुछ जकड़न सी है। तो बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं और ये सब एक साथ भी हो सकते हैं। 5-6 सिम्टम्स एक साथ भी हो सकते हैं। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जब हमारा तनाव की स्थिति बहुत लंबे समय तक खींचा रहे और एक तनाव स्थिति बनी रहे लंबे समय तक, तब हमारी टेंडेंसी जो है वो एंजाइटी की तरफ बढ़ती है। और बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें, तनाव क्या है। तनाव एक स्थिति तक बहुत अच्छा है। तनाव एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है। इवन स्ट्रेस, ये शायद सुनने में हमको बहुत अजीब लगे, लेकिन स्ट्रेस हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अच्छा जी, लेकिन एक एक्सटेंट तक। ठीक है। एक एक्सटेंट के बाद वो हमारे लिए डिसऑर्डर बन जाता है। जी। जैसे अब स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा क्यों है? किसी भी काम को जब आप बहुत महत्व देते हो तो आप उसके लिए कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल महसूस करोगे। बिल्कुल। और वो जायज़ भी है। जैसे अगर आपके लिए कोई एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है जी। तो एक सडन अमाउंट का स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो स्ट्रेस नहीं रखोगे तो आप उसके लिए प्रिपेयर कैसे करोगे? बिल्कुल। तो एक हद तक स्ट्रेस आपके लिए अच्छा रोल प्ले करता है और आपके मस्तिष्क के लिए ज़रूरी भी है कि एक तनाव की स्थिति कुछ कुछ चीज़ों में वो बनी रहे जिसमें आप अपना परफॉर्मेंस दे सकें। लेकिन अगर हम वही ज़्यादा एक्सटेंड कर दें, जैसे एक रबर बैंड है, ठीक है, अब रबर बैंड बना ही इसलिए कि कुछ हद तक हम उसको एक्सटेंड करें जी। तो, लेकिन अगर हम उसे ज़्यादा एक्सटेंड कर देंगे, उसकी लिमिटेशन के बाहर कर देंगे, तो वो टूट जाएगा। हमारा मन के साथ भी सेम स्थिति है। जब हम बहुत अति कर देते हैं और हम हर एक चीज़ को लेकर स्ट्रेस कर रहे हैं, जब हम एक पर्टिकुलर अमाउंट में स्ट्रेस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में नहीं डालकर जीवन के हर आयाम में हम लेकर स्ट्रेस को भर दे रहे हैं, जी। या हम अपना पूरा दिन स्ट्रेस से भर दे रहे हैं, तब हमारी स्थिति जो है वो ख़राब होती जाती है। तब हम एंजाइटी डिसऑर्डर और ये सब अलग अलग जो मानसिक जो विकार हैं, हम उसको चैलेंजेस को फेस करना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल सटीक एक्सप्लेनेशन थी सर। इसी के साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ आपस में कनेक्टेड है? मेरे दृष्टिकोण में आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। जी। प्रत्येक विचारों का प्रभाव आपके पूरे शरीर में पड़ता है। जैसे अगर आप वही तनाव से भर जाते हैं तो आपका शरीर कांप उठता है, शरीर में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, स्वेटिंग होती है, ठीक है। तो जब आप क्रोध से भरते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा एंगर में आते हैं, तब आपके कान भी लाल होने लगते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। तो हर एक विचार से आपके पूरे शरीर पर एक प्रभाव पड़ रहा है। तो मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर क्यों नहीं पड़ेगा? वास्तव में हमारा शारीरिक स्वास्थ्य खराब इसीलिए होता है क्योंकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जी। और जब आपका शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तब आपका मानसिक स्वास्थ्य भी आप अच्छा नहीं रख पाते। आप बहुत डिप्रेस और बहुत ज़्यादा तनाव महसूस करते हैं उस समय। आप होपलेस हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। लेकिन अगर आप ख़राब स्थिति में भी, अगर आपका शरीर बहुत बीमार है, फिर भी अगर आप पॉजिटिव हैं, फिर भी अगर आपका मेंटल स्टेट स्टेबल है जी। तो आप पाएंगे कि आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। अच्छा। क्योंकि आपके मन ने आपके शरीर को स्वस्थ करने में पूरा सहयोग किया।
बिल्कुल। और अगर आपका मन जो है वो बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, बहुत परेशानियों से, चैलेंजेस से वो गुज़र रहा है, और शरीर पर कोई बीमारी नहीं है एज सच, लेकिन बहुत सारी बीमारियों को वो आकर्षित कर लेगा, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाएंगी आपके शरीर में। तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत संयुक्त हैं। आपने एक टर्म सुना होगा, ईटिंग डिसऑर्डर। जी, ये काफ़ी कॉमन है। जी। सो ईटिंग डिसऑर्डर बेसिकली क्या होता है कि आपका मन बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहा है, खालीपन महसूस कर रहा है, हम्म। और उस स्थिति में आप अधिक भोजन कर रहे हो, क्योंकि आपके मन में जो खालीपन है उसे आप भोजन के द्वारा अपने अंदर भर रहे हो। तो अच्छा। ये ईटिंग डिसऑर्डर जो है ये आपके मन से उत्पन्न हुई आपकी शारीरिक बीमारी है। आपने एक और टर्म सुना होगा, साइकोसोमेटिक। जी जी। ठीक है। हाँ। अब साइकोसोमेटिक भी बेसिकली होता क्या है कि आपका मन जो है वो किसी भी स्थिति के कारण, उस जो भी उसकी परेशानी है, और उसके कारण एक ब्लॉक पैदा हुआ आपके शरीर में, और वो आपके लिए एक्चुअल डिसीज़ बन गया, जबकि रियलिटी में वो प्रॉब्लम है नहीं। और मज़े की बात है कि लोगों को पैरालिसिस तक हो चुका है साइकोसोमेटिक के कारण। मतलब एक्चुअली में पैरालिसिस का फंक्शनिंग ये है कि वहाँ की जो नर्व्स है, नर्वस सिस्टम है, वो ब्लॉक हो गई हैं। हाँ। ठीक है, जिसके कारण कनेक्शन ब्रेन के साथ बंद हो चुका है उस बॉडी पार्ट का। जी ठीक है, जी। बट एक्चुअल में नर्वस सिस्टम कंप्लीटली ओके है, ओ। और आपके मन के एक हिस्से के कारण वो ब्लॉकेज जो है वो पैदा हो चुकी है, और आप एक्चुअल में पैरालिसिस को फेस कर रहे हैं, जबकि असलियत में वो ब्लॉकेज है ही ब्लॉकेज है ही नहीं। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपकी साइकोसोमेटिक होती हैं, वो वास्तविक नहीं है, लेकिन आपके मन ने उसको क्रिएट किया हुआ है। अक्सर पाया गया है जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जी जी। या फिर जिनको डिप्रेशन होता है, क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, जी। तो वो पहले डॉक्टर के पास आए रहते हैं किसी और कंप्लेन को लेकर, ओके। कि उन्हें स्टमक में कोई इशू है, या उनके पैरों में कोई इशू है। और फिर जब वो ट्रीटमेंट चल रही होती है, और कई बार मेरे पास ऐसे क्लाइंट आए हैं जो ट्रीटमेंट कई जगह पर करवा चुके हैं, मेडिकल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और फिर उसके बाद फाइनली डॉक्टर ने कहा कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, क्योंकि उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो सब हो चुका, स्कैनिंग हो चुकी, और कुछ भी रिजल्ट में नहीं आ रहा है। जी। तो फिर साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, कि जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, साइकोसोमेटिक है। हमारा मन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फिजिकल हेल्थ पर। जी सर, इसी के साथ मेरा अगला सवाल है कि फेवरेबल कंडीशंस होते हुए भी एंजाइटी पेशेंट्स कई बार अपने सिम्टम से कोप अप नहीं कर पाते, तो वो इन सारी चीज़ों से कैसे डील कर सकते हैं? जो एंजाइटी का पेशेंट है उसके लिए हेल्दी एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज़रूरी है उसके लिए। और अपने उस एंजाइटी से बाहर निकलने में उसको समय ज़रूर लगेगा। जी। तो आसपास अगर अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो जल्दी तुरंत बाहर आ जाएगा। ठीक है। वो उसकी हीलिंग के लिए ज़रूरी है, उसे वो चाहिए, और समय लगेगा। इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है वो बहुत ज़रूरी है एक पेशेंट के लिए। और कई बार एनवायरनमेंट और काउंसलिंग भी सफिशिएंट नहीं होता है, हमको मेडिकेशन पे भी जाना पड़ता है। जी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो एनवायरनमेंट है, हेल्दी एनवायरनमेंट है, वो काम नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल काम कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे आपका एनवायरनमेंट जैसा भी हो, चाहे आप मेडिकेशन पर हो या ना हो, काउंसलिंग इज़ मस्ट। सर, जैसे हमने एनवायरनमेंट की बात की, एक व्यक्ति की फैमिली का क्या रोल है उसकी मेंटल हेल्थ के प्रति? फैमिली को या हमारे आसपास में सोसाइटी में लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है, जी। समझ नहीं है कि मेंटल हेल्थ क्या है, कौन सा पर्टिकुलर मेंटल इशू है। जैसे हम जनरली बोल देते हैं डिप्रेशन है, ये एंजाइटी है, ये दो टर्म हमारे बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत सारी वैरायटीज़ के डिसऑर्डर्स और डिसीजेज़ हैं। तो ये अवेयरनेस हमारे अंदर है नहीं, इसका एजुकेशन हमारे पास है नहीं।
इसीलिए हमें एक्सपर्ट के पास जाना, एक्सपर्ट की हेल्प लेना, उसे सजेशंस लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर कोई भी ऐसा फेस कर रहा है हमारे आसपास में या हमारे फैमिली में। तो जैसे ही उनकी काउंसलिंग ज़रूरी है एक पेशेंट की, वैसे ही फैमिली की भी काउंसलिंग ज़रूरी है। एक ग्रुप काउंसलिंग भी ज़रूरी है कि उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट हो, उन्हें कैसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, एक आसपास के लोगों को किस तरह का रोल प्ले करना है उनके साथ। तो ये अंडरस्टैंडिंग कब आएगी? जब आपके पास प्रॉपर एजुकेशन होगा। बिल्कुल। और अनअवेयरनेस में और अज्ञानता में बहुत सारी ऐसी मिस्टेक हो जाती है, ख़ास तौर से फैमिली पर। बिल्कुल। कि वो चूक कर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइटली ले लेते हैं जो शायद उनको लाइटली नहीं लेनी चाहिए। उनको लगता है कि ये कॉमन सी बात है, ये क्यों नहीं समझ रहा है व्यक्ति। हाँ। तो यहाँ पर फैमिली बहुत ज़्यादा चूक जाती है इस पॉइंट से। सो पहले फैमिली को एजुकेट होना है, इंडिविजुअल के प्रॉब्लम को समझते हुए, उसके चैलेंजेस को समझते हुए। फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एजुकेट करे और आसपास के लोगों को जो उस इंडिविजुअल से कनेक्टेड है, जैसे उसके फ्रेंड्स हो गए, या एग्जांपल के तौर पर जैसे अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी टीचर से कम्युनिकेट करना, उसके आसपास के और भी जो फ्रेंड्स हैं, बाकी जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, इनसे भी मिलकर उनको एजुकेट करना कि हाउ टू डील, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, तो ये प्रॉपर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फैमिली का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहले खुद को एजुकेट करें, फिर अपने आसपास के पूरे ग्रुप को एजुकेट करें, उसे समझाएं। बिल्कुल सर, जैसे हमने आसपास के लोगों को एजुकेट करने के बारे में समझा, हर बार मेंटल हेल्थ को एक टैबू की तरह लिया जाता है, तो इस चीज़ से हम कैसे डील करें? देखिए, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं एक टैबू का विषय बन चुका है, या लोग इसको, जैसे किसी को भी हम कहते हैं कि थोड़ा सा मेंटल चैलेंजेस फेस कर रहा है या कुछ मानसिक बीमारी है, तो हम उसको सीधा एक पागलपन से जोड़ देते हैं। ये सच है। ठीक है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर हम यही चीज़ फिर कंटिन्यू करते रहेंगे तो ये हमेशा ऐसी बनी रहेगी जी। तो इसलिए एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अभी तो गवर्नमेंट ने हर स्कूल में एक काउंसलर को रखा है कि एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, जस्ट टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ। दूसरा कि जब हमने शेयर किया, ठीक है, कि फला व्यक्ति को फला इश्यूज हैं, हो सकता है कि वो जज करें, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल संभावना है कि वो आपको जज करें या एक एबनॉर्मल समझें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम एजुकेट करेंगे ही नहीं, बताएंगे नहीं, तो ये हमेशा के लिए वो स्थिति बनी रहेगी। डेफिनेटली। ठीक है, तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पर हमको इसके बारे में एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, वहाँ पे अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। और जब तक हम इस पर खुलकर बातचीत नहीं करेंगे सामाजिक रूप में, कहीं से अगर हम इनिशिएट ही नहीं करेंगे, तो फिर बात बनेगी नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम, भले वो एक्सेप्टेड हो ना हो, भले लोगों का उस पर प्रॉपर रिस्पॉन्स आए ना आए, लेकिन हमको शेयर करना और इसको एक कॉमन मुद्दा बनाना ज़रूरी है ताकि इस पर बातचीत हो सके। बिल्कुल। और जो फेस कर रहा है उसको एक महसूस ना हो कि वो अकेला है या वो अकेला सफ़र कर रहा है। बिल्कुल। तो एजुकेशन, इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस चीज़ों पर पहले बातचीत हो और इसकी प्रॉपर एजुकेशन, इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल सर, हम अपने आसपास के बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति कैसे अवगत करा सकते हैं? देखिए, बच्चे जो होते हैं वो तो मानसिक रूप से स्वस्थ पैदा होते हैं जी। मानसिक रोगी हम बनाते हैं उन्हें घर वाले बनाते हैं, समाज बनाता है। कोई भी बच्चा मानसिक रूप से ग्रसित नहीं होता है। बिल्कुल। वो खेलना जानता है, वो खुश रहना जानता है, वो छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना जानता है। हम उसे रोकते हैं, हम उसे सप्रेस करना सिखाते हैं। कभी आपने देखा है जैसे बच्चे कूदते रहते हैं घर में, ठीक है, वो खेल रहे हैं, वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने जॉय को, या वो कुछ भी क्रिएटिविटी कर रहे हैं,
बस हम उन्हें कहते रहते हैं ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, और उसमें बच्चे की सारी एनर्जी को हम रोक देते हैं। बच्चा जितना ज़्यादा एक्सप्रेस करेगा अपने इमोशंस को, जितना ज़्यादा वो शेयर करेगा अपने सारी फीलिंग्स को, वो उतना ज़्यादा हेल्दी रहेगा। बच्चे अपनी बातें रख रहे होते हैं, लेकिन आप सुन सुन के पक चुके होते हो, तो आप अवॉइड करते हो, आप कहीं और उनको भिड़ाते हो कि ये करो, वो करो, जाओ ये करो। तो वो सप्रेशन वहाँ से उसका इनिशिएशन हो जाता है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, फिर हम उसको नई नई कंडीशनिंग देते हैं, हम कंपटीशन सिखाते हैं, ठीक है, कि दूसरे से कंपटीशन करो, दूसरे से जेलसी करो। तो ये सारे विकार हम विद टाइम उसके साथ भरते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। हमने उसके सारी फिजिकल ग्रोथ को भी रोकी है जी। क्योंकि जो एनर्जी उसके पास थी वो ड्राइव नहीं हो पाई, अब वो एनर्जी उसके डिस्ट्रक्शन में लगेगी, जो क्रिएटिविटी में लग सकती थी। बिल्कुल। तो ये जो मेंटल हेल्थ का जो इम्पैक्ट है, जो हमारे ओल्ड एज में दिखाई देता है, जो हमको टीनेज में दिखाई देता है, वो कहीं ना कहीं उसके रूट्स, उसके सीड्स हमारे बचपन में डल चुके होते हैं। अगर हमारा बचपन बहुत अच्छे से गुजरा हो जी, अगर हमारा बचपन बहुत सुनहरा, बहुत अच्छा, बहुत प्लेफुल गुजरा हो जी, स्ट्रेस फ्री गुजरा हो, तब हमारा बहुत संभावना है कि आगे भी लाइफ के चैलेंजेस को हम बहुत स्मूथली टैकल करना जानते हैं। बिल्कुल। फिर हमको ये सब मेंटल प्रॉब्लम्स उतने नहीं होते। तो बहुत प्रीशियस टाइम होता है आपका ये चाइल्डहुड, और बहुत केयर के साथ इस पर देखरेख की ज़रूरत होती है, जिसका ध्यान खास तौर से पेरेंट्स को रखना चाहिए। बिल्कुल सर, मेरा अगला सवाल डिप्रेशन के ऊपर है। डिप्रेशन की शुरुआत कैसे होती है और हमें इसे कैसे पहचानना आना चाहिए, खुद में भी और अपने आसपास के लोगों में भी? देखिए, डिप्रेशन को हमको कॉमनली यूज़ करना बंद करना पड़ेगा, वर्ड को। ठीक है। हम बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं आजकल। जी जी। ये बहुत कॉमन सा वर्ड बन गया। पहली बात ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक तरीके का डिसऑर्डर है। ठीक है। एक सैडनेस होना विच इज़ नेचुरल, आपका डीप सॉरो में, डीप पेन में जाना, ठीक है, वो भी नेचुरल है, नॉर्मल है। कोई अगर आपके फैमिली से गुजर गया है, कोई आपका लव वन आपसे बिछड़ गया है, तो एक डिप्रेशन का फेज आ सकता है, वो भी नेचुरल है। बट प्रॉब्लम कब होती है कि जब आपका डिप्रेशन का जो स्टेट है वो थोड़ा सा लंबा चल रहा है, ठीक है, तो वो एक डिप्रेशन हम बोल सकते हैं कि एक डिप्रेशन का सिनेरियो है। लेकिन फिर भी वो मेंटल आपका डिसऑर्डर में नहीं आएगा। लेकिन अगर वही सैडनेस और वही जो डिस्टर्बेंस है, जो वो डिप्रेसिंग स्टेट है, वो मोर देन 6 मंथ्स अगर जा रहा है, तो वो आपका क्लिनिकल डिप्रेशन की कैटेगरी में आएगा। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन अलग चीज़ है एंड क्लिनिकली डिप्रेशन जो है वो अलग चीज़ है। दोनों टर्म्स अलग हैं। जी बिल्कुल, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग टर्म है जी। सो ये हो गया आपका क्लिनिकल डिप्रेशन। अब क्लिनिकल डिप्रेशन को डील करने के कुछ मेथड्स हैं कि हमको एक रेगुलर काउंसलिंग सेशंस की ज़रूरत है, रिलैक्सेशन मेथड्स, मेडिटेशन जैसी चीज़ों की हमको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और अगर इससे बात नहीं बन रही है तो हमको एंटी डिप्रेसेंट वगैरह मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की हुई है डॉक्टर के द्वारा या साइकाइट्रिस्ट के द्वारा, वो हमको लेने की ज़रूरत है। ठीक है। जो आपका डिप्रेशन है उसको आइडेंटिफाई करने के कुछ तरीके हैं जिसको हम समझें तो हम उसे बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूजुअली होता है कि जब कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो उसका प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है। उसकी सारी एक्टिविटी शरीर की, इवन मेंटल एक्टिविटी भी, उसका थिंकिंग प्रोसेस भी काफ़ी स्लो हो जाता है। ऑल ऑफ सडन वो फॉर नो रीज़न वो रोना शुरू कर देते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा रोना आता है। किसी भी रीज़न, कोई स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर दुख का कारण हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट वो महसूस करते हैं एक बहुत सैडनेस को, एक सौरो वाले ड्यूरेशन में रहते हैं, आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, डार्कनेस पसंद करते हैं कि वो डार्क रूम में रहें,
जी। ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो, उनका इंटरेस्ट बहुत हट जाता है चीज़ों से, फन से, जो बेसिक का एक इंटरेस्ट होता है लोगों का, फूड का प्लेजर हो गया या किसी भी और तरह का प्लेजर हो गया, सेक्स हो गया, ये सब जगह से उनका इंटरेस्ट वो बहुत लैक ऑफ इंटरेस्ट उनका दिखाई पड़ता है। जी। दूसरा कि उनका जो एपेटाइट है, उनका जो भोजन है, उस पर भी बहुत गहरा प्रभाव मिलता है। ठीक है। या तो वो बहुत अधिक खाने लग जाते हैं जिससे उनका बहुत वेट गेन होता है, या उनका बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है कि इंटरेस्ट उनका खाने से हट ही जाता है, तो उनका वेट लॉस भी काफ़ी फ्रीक्वेंट और बहुत रैपिड होता है। बिल्कुल। तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, बट जो कुछ मेजर है कि वो एक जो दुख का जो एक प्रोसेस है वो बहुत लंबा चल रहा है, ठीक है। और वो बहुत लोनली फील कर रहे हैं, और वो लोनली रहना भी कहीं ना कहीं वो प्रेफर कर रहे हैं, और ऑफ सडन रो रहे हैं। जी जी ये कुछ मेजर सिम्टम्स हैं। जी। तो जब भी आपको कुछ ऐसा अपने आप में भी दिखाई दे कि आप बहुत ज़्यादा अभी हाँ। इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, जी। देखिए सुसाइडल थॉट्स आना भी कहीं ना कहीं नेचुरल है। Is it? हर व्यक्ति को एक ना एक बार विचार आता ही है कि वो सुसाइड कर ले। अच्छा। बिल्कुल, ये बिल्कुल नेचुरल है, इसको भी समझना ज़रूरी है। जैसे कई बार होता है, छोटे छोटे बच्चे भी कई बार जब उनको बहुत ज़्यादा स्कोल्डिंग हो जाती है, हाँ। या कुछ प्रॉब्लम को वो बहुत बड़ा सोच रहे होते हैं, तो वो भी सोचते हैं कि इससे अच्छा मर जाते हैं। ओह। इस तरह का विचार बच्चों को भी आते जी, हैं जी। कई बार। तो एक विचारों का कई बार आ जाना स्वाभाविक है, नेचुरल है, लेकिन कांस्टेंट ये फीलिंग रहना, जी। ठीक है, और डेली इस तरह का सोचना कि बार बार इस तरह का जो सुसाइडल थॉट्स हैं वो डेली अगर हो रहे हैं या बहुत फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये विच इज़ नॉट गुड साइन, Yes. ये डिप्रेशन का सिनेरियो हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर आप अपने अंदर में देखते हैं इस तरह की चीज़ें, या आपको अपने आसपास में ऐसा कोई एक्टिविटी दिखाई पड़ता है किसी और इंडिविजुअल के साथ, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। उसे प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत है या प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल सर। और काउंसलिंग भी समझिएगा कि हमको काउंसलिंग अपने फ्रेंड सर्कल में और फैमिली से नहीं करनी है, यस। ठीक है। हमको प्रॉपर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनसे हमको काउंसलिंग करवानी है। बिल्कुल। और इसी के साथ आजकल हमें बहुत से मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में पता चल चुका है इंटरनेट के थ्रू, जी बिल्कुल। जिसमें बहुत से आते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ ADHD हुआ, BPD हुआ, OCD हुआ, और भी अनगिनत। तो लोगों को ये नॉलेज तो हो गया है, बट दैट इज़ सम काइंड ऑफ हॉलो नॉलेज। तो जब कोई रियल पेशेंट अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो काउंटर में आता है, अरे मुझे भी तो ये है, जबकि वो होता नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से हम कैसे डील करें, या ये लैक ऑफ नॉलेज जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि हमें भी ये चीज़ें हैं, अगर हम इंटरनेट से पढ़ लिए हैं और कुछ चीज़ें एक दो मैच हो रही हैं, दैट डजंट मीन कि हम भी उन चीज़ों से ग्रसित हैं। बिल्कुल, मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने काफ़ी सारा रिसर्च करके रख लिया होता है पहले से। अच्छा। इंटरनेट में बहुत सारा अलग अलग डिसऑर्डर्स के बारे में, अलग अलग मेंटल इश्यूज़ के बारे में पढ़ चुके रहते हैं, और वो सिम्टम्स को रिलेट करना शुरू कर देते हैं। जी। ये बिल्कुल, ये भी एक नेचुरल प्रक्रिया है। ये मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ अक्सर पाया गया कि जिस बीमारी को वो पढ़ रहे होते हैं, वो बीमारी को वो अपने अंदर भी देखना शुरू कर देते हैं। अच्छा। या फिर अपने आसपास में भी वो बीमारियों को देखते हैं, उनको सब बीमार नजर आते हैं। इवन साइकोलॉजिस्ट भी जब वो साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे होते हैं, हाँ। तो उनको भी अपने आसपास सब कहीं ना कहीं लगता है कि सब किसी ना किसी डिसऑर्डर से गुजर रहा है व्यक्ति। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जी। तो इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा व्यर्थ ज्ञान को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, कि हम बहुत सारे सबके सिम्टम्स को पढ़ते रहें और हर एक डिसीज के बारे में जाने, ये प्रोफेशनल्स के लिए छोड़ दीजिए। बिल्कुल। ठीक है, जिसकी हमको आवश्यकता नहीं है, उस चीज़ को आप अननेसेसरी स्टोर मत करिए। इससे बेहतर है कि हम सीधे प्रोफेशन के पास ही चले जाएं। एग्जैक्टली। ना कि इंटरनेट। बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनेट के पास तो जाना ही नहीं है बिल्कुल। इस चीज़ के लिए। बिल्कुल। ठीक है, जब भी आपको अगर ऐसा ज़रूरत पड़ रही है, आपके पास आसपास को ऐसा लग रहा है कि हाँ उन्हें ज़रूरत है, तो उन्हें आप सजेस्ट करिए कि वो प्रोफेशनल हेल्प ही लें। बिल्कुल सर, इसे अगर मैं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करूं, तो डिप्रेशन से बाहर आने में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और स्पिरिचुअलिटी कितना रोल प्ले करती हैं?
मेरे हिसाब से अध्यात्म ही मदद कर सकती है जी डिप्रेशन या किसी भी मेंटल प्रॉब्लम से बाहर आने में। लेकिन जब मैं कहता हूँ अध्यात्म मदद कर सकती है, तो मेरा अध्यात्म का पूजा पाठ और रिलीजियस होने से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है। वास्तविक में आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो आनंदित है, जो खुश है। ठीक है, आनंदित व्यक्ति जो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत महत्व नहीं देता, जी जो सब कुछ लेट गो करते हुए चलता है। ठीक है, जो अंदर से खुश है और वो बाहर खुशियाँ भी बिखेर रहा है, जो गीत गा रहा है, भजन कर रहा है, जी जो अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी वो खुश है, वो जॉयफुल है, जी जो नेचर के साथ जॉयफुल है, जो परिस्थितियों को स्वीकार करना जानता है, बिल्कुल जो छोटी छोटी समस्याओं में भी विचलित नहीं होते, जिसकी बुद्धि स्थिर है, स्थिर बुद्धि का जो व्यक्ति है। जी। तो ये सब होते हैं आध्यात्मिक गुण। अच्छा। आध्यात्मिक व्यक्ति वही है। तो जब आप आध्यात्मिक होते हो, जब आप शांत होते हो, जब आप थोड़ा सा धैर्य रखकर सोचना, सुनना और जीना शुरू करते हो, जब आप भजन कीर्तन करके मस्त रहते हो, जब आप ध्यान का गहरा अनुभव करते हो, जी जब आपका मन शांत स्थिर होता है, तब आप आध्यात्मिक होते हैं। और जब आप आध्यात्मिक होते हैं तब आपका ये तनाव रहित जीवन शुरू हो जाती है। जब तनाव रहित जीवन है तो फिर डिप्रेशन तो दूर दूर तक आना जाना ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है फिर। सर साथ ही साथ ऐसा देखने को मिलता है कि जिन्हें डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उन्हें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में कई बाधाएं आती हैं या वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो वो कैसे डील कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से? बिल्कुल ये होगा, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपने तब शुरू की जी जब समस्या बढ़ चुकी है। अच्छा। ठीक है, जब डिप्रेशन हो गया तब आप स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हो, ठीक है। तो फिर आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में थोड़ी सी बाधा महसूस हो सकती है। ठीक है। ये वैसे ही है ना कि दुख में सुमरन कोई ना करे। जी ठीक है, सुख में सुमरन सब करें, दुख में करे ना कोई। जी तो तात्पर्य ये है कि जब हम सुखी रहते हैं तब तो हम नहीं करते हैं, जब हमारे पास परेशानियां अब आ चुकी हैं तब हम आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो ये चीज़ नहीं अगर हम करें, अगर हम बचपन से ही या जब हम स्टेबल हैं, जब हमारा मन शांत है, तभी हम आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू कर दें, तो ये स्थिति नहीं आएगी कभी। बिल्कुल सर। लेकिन अगर ये स्थिति आ गई और फिर शुरू करें तो भी देर नहीं है। धीरे धीरे विद टाइम वो चीज़ें अपने आप हील होंगी। और बस प्रैक्टिस में लगे रहें, एंजॉय करें प्रोसेस को, लाइफ को एंजॉय करें। बिल्कुल सर। सर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को क्या बीमारी है उन्हें वो टर्म पता नहीं चल पाता, डायग्नोसिस में देरी के चलते, चाहे वो किसी भी फैक्टर से हो, सालों लग जाते हैं। इस कंडीशन में उन्हें क्या करना चाहिए? जब आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास गए हैं जी और वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल रूट क्या है, उसका कौन सी बीमारी है, ये कौन सा प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी वो जो भी आपने सिम्टम्स बताए हैं उनको उस बेसिस पर अगर वो उन्होंने कुछ मेडिकेशन पर रखा है, तो पहले तो वो मेडिकेशंस आप उसको लीजिए। जी ठीक है, जितने दिन का उन्होंने कोर्स दिया हुआ है उतने दिन उसको फॉलो करके उन्हें तुरंत अपडेट करिए। ठीक है। ठीक है, या इस दौरान में भी अगर आपको कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है, ठीक है, कि अगर हमको कुछ महसूस हो रहा है कि हाँ ये दवाई थोड़ा सा ज़्यादा डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर रही है, या जो भी XYZ चीज़ें हो, फैक्टर्स हो, तो वो आप अपने साइकाइट्रिस्ट को डेफिनेटली इन्फॉर्म करिए, उससे टच में रहिए। दूसरा कि आप रेगुलर आपका जो साइकोलॉजिस्ट के साथ जो काउंसलिंग सेशंस हैं वो भी ब्रेक नहीं होने चाहिए, वो भी कंटिन्यूटी में रहने चाहिए जी। और अगर हम रेगुलर दवाइयाँ ले रहे हैं और हम अपने साइकाइट्रिस्ट से टच में भी हैं लंबे समय तक और हमको अगर इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमको ज़रूरत है फिर हमको कि साइकाइट्रिस्ट को अब हमको चेंज करने की शायद ज़रूरत हो जी। क्योंकि मे बी वो डॉक्टर आपकी चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं पकड़ पा रहे हैं। बिल्कुल। तो इट्स टाइम टू चेंज। ठीक है, वैसे ही कई बार होता है कि जो पेशेंट है वो दवाइयाँ ले रहे होते हैं और उनको लगता है कि अब वो ठीक है, जी।
तो वो दवाइयाँ खुद से बंद कर देते हैं कि अब वो बीमारी, अब वो प्रॉब्लम नहीं है। और जब वो छोड़ देते हैं कुछ दिन तक, कुछ समय तक वो अच्छा चल रहा होता है और फिर उसके बाद वो एक बड़ा वाला एपिसोड लेकर आते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो बिना परमिशन के, बिना आपके साइकाइट्रिस्ट के मना किए बगैर आप खुद से दवाइयों को ना छोड़ें जी। खुद से चेंजेस ना लाएं अपने दवाइयों में, उसकी परमिशन के साथ बताते हुए वो खुद छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी ये मिथ है कि अगर हम कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की अगर हम दवाइयाँ ले रहे हैं, मेडिकेशन पर आ गए, तो वो आपकी लाइफ टाइम चलेगी, वो आपकी कभी नहीं छूटेगी। और ये सब धारणाओं के कारण हम खुद से छोड़ना शुरू कर देते हैं। हमको लगता है कि नहीं, खुद से छोड़ना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डॉक्टर्स को तो बस लूटना है, तो वो आपकी दवाइयाँ चलाए पड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, विद परमिशन ही आपको अपनी दवाइयों के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए। ऐसे भी देखने को मिलता है सर कि अगर हमारी साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग चल रही है और पेशेंट को अच्छा फील हो रहा है बाय द टाइम, तो वो अपने धीरे धीरे कर वो अपने सेशंस को स्किप करना स्टार्ट करते हैं और वो फिर गायब हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल होता है कि वही कि जबकि वो हील नहीं हुए होते। एग्जैक्टली। तो जब भी आपका सेशन जब तक चल रहा है, बिल्कुल, तो साइकोलॉजिस्ट के कहने पर और साइकाइट्रिस्ट के कहने पर ही आप उसे ड्रॉप करें, अदरवाइज आप ऐसा ड्रॉप ना करें। और हम मानसिक स्वास्थ्य की एक अच्छी अवस्था कैसे प्राप्त करें? अगर हम अपने खुद पर ध्यान दें, ठीक है, जैसे हम अपनी बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वैसे अगर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान दें और उसके लिए कुछ छोटे छोटे अगर हम स्टेप लेते हैं, तो फिर बिल्कुल हम अपने अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को रख सकते हैं। जैसे अगर हम अपने डेली लाइफ में एक सडन टाइम निकाल कर हम ध्यान करें, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि हम दिन भर कचरा बटोर रहे हैं जी। दिन भर हमारे पास दुनिया भर का इंफॉर्मेशन आते जा रहा है। आपका दिमाग 24 घंटे रेस्टलेस है जी। तो ऐसी स्थिति में आपके पास आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो फंक्शनिंग है 24/7 जी। और उसको वो स्पेस नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो अपना कचरा खाली कर सके। लोगों के पास अच्छी नींद नहीं है, ठीक है। अगर हम ये भी एक बोलना चाहिए, एक डिसऑर्डर है, एक तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं इंसोमेनिया जी। एक होता है आपका क्रॉनिक इंसोमेनिया, जिसमें आपका लंबे समय तक आपकी नींद डिस्टर्ब है, और एक होता है एक्यूट इंसोमेनिया, जिसमें आप एक शॉर्ट टर्म के लिए मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, बट आपको एक काइंड ऑफ इंसोमेनिया है जी। जब हमारा नींद डिस्टर्ब रहेगा, जब हमको प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं मिल पा रहा है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, हमारा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ख़राब है जी। तो ये सब कुछ इम्पैक्ट हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी करेगा। और आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा जो इंटरनेट है जी। क्योंकि दुनिया भर की चीज़ें हम कंटिन्यूसली स्क्रॉल किए जा रहे हैं, वो कहीं से प्रोडक्टिव नहीं है। हमारा फिजिकल हेल्थ जो है उसके प्रति हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं अगर, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर डालते हैं जी। क्योंकि जो आप सुन रहे हो, जो आप अपने शरीर में डाल रहे हो, ये सब कुछ इम्पैक्ट करेगा, ये सब कुछ आपके मन को पचाना पड़ेगा बाद में, और ज़रूरी नहीं है कि आपका मन ये सारे कचड़ों को पचा पाए। ठीक है। तो इसीलिए जितना हो सके उतने फालतू चीज़ों को ना देखें, उतनी फालतू चीज़ों को ना सुने। अगर आप अपने आप को प्रोडक्टिव रखते हो, अगर आप अपने आप को एक्टिव रखते हो, फिजिकली भी मेंटली भी, बहुत ज़्यादा आइडली ना रहें, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा खाली समय है तो ये भी एक कारण बनता है कि आप व्यर्थ के विचारों में उलझोगे, बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ों पर गौर करोगे, उन्हें सोचते रहोगे और आपका पैटर्न बन जाएगा उसी तरह के थॉट्स में रहने का। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं ब्रेक करने की ज़रूरत है कि आप फालतू समय में फालतू काम ना करें, प्रोडक्टिव रहें। बेटर है कि आप कंप्लीटली खाली हो जाए, ध्यान करें अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय बचा है तो जितना अधिक हो सके उतना ध्यान में बैठें, उतनी ज़्यादा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। व्यर्थ के विचारों से जितना आप दूर रहेंगे, जितना प्रोडक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा आपको, जिनको एंजाइटी की इश्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा अगर वो एंजाइटी महसूस कर रहे हैं
तो उनको एक 333 रूल है, ये अप्लाई करना चाहिए। सो 333 रूल ये कहता है कि अपने आसपास में आप किसी भी 3 चीज़ों को नोटिस करो जी। अपने एनवायरनमेंट में, आप जो भी आपके आसपास मौजूद है। फिर उसके बाद आप 3 साउंड्स को, अपने आसपास की 3 साउंड्स को नोटिस करें। ठीक है। और फिर 3 टच के सेंसेशन को भी आप महसूस करें अपने आसपास। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर दूर में कहीं पे कुछ साउंड आ रहा है तो आप उसे सुने। कहीं दूर की या पास की कोई किसी भी तरह की कोई साउंड हो, कोई भी गाड़ी का ही साउंड हो, चिड़िया की आवाज़ हो, कुछ भी हो, बस उसे सुने। जी। 3 टच को, अगर आप अपने आसपास में जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आप टच कर सकते हो, उसे महसूस कर सकते हो। अपने कपड़े को टच करो, अपने घड़ी को टच करो, ठीक है, आपने जो कुछ भी पहना हुआ है या आसपास में जो भी कुछ पेड़ पौधे हैं उसे टच करो, फील करो। तो बेसिकली ये मेथड है कि किसी तरीके से आप उस भागदौड़ से हटकर इस प्रेजेंट मोमेंट में आ रहे हो। जी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है अपने आप को प्रेजेंट में रखने का। और अगर कभी भी जैसे आप महसूस कर रहे हो कि अभी आप एंजाइटी, बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे हो, तो आप 333 रूल्स को अप्लाई करके प्रेजेंट में ग्राउंडिंग कर सकते हो अपनी। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन सर। नमस्कार। नमस्कार। आज हमने मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सी चर्चाएं की और हमें बहुत सी जानकारियां भी मिली। इसी के साथ आई होप कि हम इन सारे पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ और अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ बना पाएँ। दिस इज़ वैभवी शर्मा साइनिंग ऑफ। नमस्कार।